नमस्कार साथियों, जय हिंद। हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने रासो साहित्य शुरू किया था। इससे पहले हम जो है सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और नाथ साहित्य देख चुके हैं। और रासो साहित्य के अंदर हमने जो है सबसे पहले जो है इसका समय हमने देखा था 10वीं से 14वीं सदी। और इसके क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान। इसके बाद हमने जो रासो जो शब्द है, इसे रासो शब्द को जो है बोलने से कहीं ना कहीं जो है रासो यानी कि राजस्थान में जो है रासो का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं झगड़ा फसाद, यानी कि ओज और वीर का जो गुण, यानी कि पहले जो रचनाएं जो लिखी जा रही थी उसके अंदर ओज गुण और वीर रस का जो है समायोजन होता था। लेकिन धीरे धीरे आगे चल करके जो है एक जो अपभ्रंश का जो छंद है, जिसके अंदर अपभ्रंश का जो है रासो छंद जो है समावेश होता था, उसे भी जो है रासो रचनाओं के अंदर शामिल किया जाने लगा। लेकिन अंत तक आते आते ऐसी रचनाएं जिनमें गेयता जो है गेयता का गुण था, उन सभी रचनाओं को जो है रासो रचनाओं में गिना जाने लगा। फिर हमने जो है रासो शब्द की उत्पत्ति के बारे में देखा कि जो रासो शब्द है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है, जिसमें सबसे जो प्रमाणिक मत है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, कि जो रासक शब्द से जो है उन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और उसके समर्थन में जो है माता प्रसाद गुप्त भी जो है आते हैं। इसके बाद जो शुक्ल ने जो है रसायन शब्द से रासो की उत्पत्ति मानी, और रसिक से नरोत्तम लाल जी ने, रस से पोपट लाल जी ने, रहस्य शब्द से कविराज श्यामल दास ने, राजा देश से गिरियर्सन ने, राजशु से गारसादे तासी ने। तीसरी जो रासो रचना है वो हम देखते हैं हम्मीर रासो। इसका जो समय है वो है 14वीं सदी। और हम्मीर रासो की जो रचयिता है वो है सारंगधर। ये ऐसे भी लिखा मिलता है रे आधा कर करके कहीं कहीं पर, सारंगधर। शुक्ल जी ने जो है इसके रचयिता जो है सारंगधर को माना है। ये जो हमीर रासो जो रचना है ये नहीं मिलती है। और जो प्राकृत पैंगलम है, यानी कि जो हमीर रासो जो रचना है वो मिलती नहीं है। जो प्राकृत जो पैंगलम रचना है इसके अंदर जो है 8 छंद, इसको जो है शुक्ल जी पढ़ रहे थे प्राकृत पैंगलम को, इसमें आए 8 छंद जो है हमीर रासो के बारे में बतलाते हैं। इन 8 छंदों के आधार पर जो है शुक्ल जी ने हमीर रासो जो ग्रंथ है इसको माना है, इसके अस्तित्व को स्वीकार किया है। और इसके जो रचयिता हैं वो माना इन्होंने सारंगधर को। लेकिन जो राहुल सांकृत्यायन है, राहुल सांकृत्यायन ने जो है इनका रचयिता जज्जल नामक किसी कवि को माना है। लेकिन शुक्ल जी का कहना है कि रचयिता तो सारंगधर है और जो जज्जल है ये पात्र है। आगे जो बच्चन सिंह कहते हैं कि
यदि इन 8 छंदों का रचयिता अगर यदि सारंगधर है, तो जो ये सारंगधर जो कवि है, हिंदी के अंदर जो है कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता है। प्रथम प्रयोक्ता, यहां पर को लिख लेंगे, ठीक है। सारंगधर को कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता माना। किसने? बच्चन सिंह ने। बच्चन सिंह ने कहा कि अगर दी जो है इन 8 छंदों का रचयिता अगर यदि सारंगधर है, तो वो जो है यहाँ पर जो है उसने हिंदी के अंदर सर्वप्रथम जो है कुंडलिया छंद का प्रयोग किया है, इसलिए जो है कुंडलिया छंद का जो है ये प्रथम प्रयोक्ता है। शुक्ल जी ने आगे कहा है कि हम्मीर रासों से अपभ्रंश ग्रंथों की समाप्ति माननी चाहिए, या अपभ्रंश परंपरा का ये अंतिम ग्रंथ है, अंतिम रचना है। अपभ्रंश लेखन परंपरा का अंत माना है। तो हमने देखा कि जो हमीर रासो है 14वीं सदी की रचना है। इससे पहले परमाल रासो और 13वीं सदी की, वो हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो हमीर रासो जो रचना है 14वीं सदी की होगी, सारंगधर इसके रचयिता होगा। प्राकृत पैंगलम में जो है 8 छंद है, इसके आधार पर जो है आचार्य रामचंद्र जो शुक्ल है उन्होंने इसका जो है पता लगाया। और राहुल सांकृत्याय ने जो है इसका रचयिता जो है जज्जल नामक कवि को माना है। बच्चन सिंह ने कहा अगर ये जो है सारंगधर अगर इन 8 छंदों के जो है रचयिता है, तो जो है ये क्या है कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता है। हमीर रासों से जो है अपभ्रंश लेखन परंपरा का अंत मानते कौन? शुक्ल जी। जो गौरी शंकर हीरानंद ओझा है, इन्होंने इस रचना को अप्रमाणिक करार दिया। किस आधार पर? संस्कृत की जो रचना है हम्मीर महाकाव्य, संस्कृत की रचना है हम्मीर का महाकाव्य, इसमें जो है कि जो है इसमें जो है इसका उल्लेख नहीं मिलता है। किसका? इस रचनाकार या रचना का। इस वजह से जो है हम्मीर महाकाव्य के आधार पर हम्मीर रासों को, इसे किसे? हम्मीर रासों को अप्रमाणिक करार दिया। वैसे चौहानों या जो राजपूतों हैं उनको जो है अग्निवंशी बताया गया है, लेकिन इस पुस्तक में जो है क्या बताया गया है? सूर्यवंशी। हम्मीर नाम से कई रचनाएं हैं, उनके नाम भी देख लेते हैं यहां पर। हम्मीर महाकाव्य हमने ऊपर देखा ही है। हम्मीर महाकाव्य, इसके जो रचयिता हैं हम्मीर महाकाव्य, इसके जो रचयिता हैं वो है नयनचंद सूरी। ये संस्कृत की रचना है, और इसी के आधार पर हम देख रहे हैं कि जो है अप्रमाणिक करार दे रहे कौन? गौरीशंकर हीरानंद ओझा। किसको? हमीर रासो को। अगली जो रचना है वो है हमारी हम्मीर विजय। इसके जो रचयिता हैं वो हैं जयचंद सूरी।
रीतिकालीन रीतिकाल में जो है हम्मीर हट नाम से दो रचनाएं लिखी गई। पहली की जो रचयिता है वो है ग्वाल, भाषा ब्रज भाषा है इसकी। दूसरी जो हम्मीर हट है ये है चंद्रशेखर वाजपेयी। ये भी ब्रज भाषा में है और चंद्रशेखर वाजपेयी की जो है मीरठ है इसकी जो है पूरी पूरी प्रशंसा जो है शुक्ल जी ने की है और इसके जो है पदों को जो है हिंदी साहित्य के अंदर जो है रत्न की संज्ञा दी है। इसकी जो है बहुत ज्यादा काफी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। सिंह गमन सतपुरुष वचन, कदली फलय एक बार, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। एक होगी हमीर रासो जो किसकी है, जोधराज की। ये भी जो है रीतिकालीन कवि हैं जोधराज, 17वीं सदी में जो है लिखी गई है। तो देख सकते हैं हमीर जो महाकाव्य जो रचना है ये नयनचंद सूरी की है। हमीर विजय जयचंद सूरी की है। हमीर अठ ग्वाल कवि की है। दूसरी हमीर अठ चंद्रशेखर वाजपेयी की है और ये हमीर रासो जो है जोधराज की है। जो हमीर अठ चंद्रशेखर वाजपेयी की है उसमें जो है ये प्रसिद्ध पंक्तियां मिलती है। सिंह गमन सतपुरुष वचन, कदली फलय एक बार, त्रिया तेल, हमीर हठ चढ़े ने दूजी बार। यानी कि सिंह एक बार जिस रास्ते से चला जाता है वो वापिस उस रास्ते से जो है दोबारा नहीं जाता। इसी प्रकार से जो सतपुरुष जो है वो सतपुरुष जो है एक बार वचन दे दिया जो दे दिया। इसी प्रकार से जो है कदली यानी कि जो केला है वो जो है एक केले का पेड़ जो है एक ही बार फल देता है। इसी प्रकार जो त्रिया है जो स्त्री को जो है तेल की जो रस्म होती है वो एक बार ही होती है। इसी प्रकार से जो हमीर की हट है वो चढ़ गई तो चढ़ गई, यानी कि हमीर ने जो है एक बार कह दिया जो कह गया हठी, यानी कि जो है यहाँ पर जो है अलाउद्दीन के जो है बिगड़े जो सेनापति थे है ना उनको शरण दे करके वो जो है उन्होंने हटकी की जो शरण में जो एक बार आ गया सो आ गया। इसी के कारण उनका जो सब कुछ कुर्बान हो जाता है। शुक्ल जी के अनुसार जो सारंगधर है इन्होंने जो है जो सारंगधर कवि हुए हैं इन्होंने एक जो है आयुर्वेद संबंधी ग्रंथ लिखा। ये मिलता नहीं है कि इन्होंने जो है आयुर्वेद जो है संबंधी ज्ञान था और जो है इन्होंने आयुर्वेद संबंधित एक जो है ग्रंथ भी लिखा था। एक जो रचना है इनकी सारंगधर पद्धति, सारंगधर पद्धति ये क्या है, सुभाषित संग्रह है, यानी कि अच्छी अच्छी उक्तियों का संग्रह है। ये जो रचना है ठीक है, ये जो रचना है सारंगधर पद्धति ये क्या है, सुभाषित संग्रह है। और सुभाषित का मतलब होता है अच्छी अच्छी जो उक्तियां हैं उनका जो संग्रह है। तो शुक्ल जी के अनुसार जो है ध्यान रखेंगे कि जो सारंगधर है इसको जो है आयुर्वेदिक जो है आयुर्वेद संबंधी ज्ञान था और इन्होंने जो है आयुर्वेदी जो है एक संबंध जो है ग्रंथ लिखा है। और इनका जो एक रचना मिलती है सारंगधर पद्धति और उसको कहा है भाई सारंगधर नाम से ही है ना सारंगधर। तो जो है इसका जो ग्रंथ है सारंगधर पद्धति उसमें क्या मिलता है, सुभाषितों का जो है संग्रह, यानी कि अच्छी अच्छी उक्तियों का संग्रह। अगली जो रचना है वो हम देखते हैं परमाल रासो। इस परमाल रासो का जो समय है
वो है 13वीं सदी। यानी कि क्रम में जो है हम्मीर रासों से हम पहले लगाएंगे। क्रम जो है अगर दी पूछा जाएगा तो हम्मीर रासों से पहले, अगर ये शुक्ल जी के अनुसार पूछ रहे हैं तो सबसे पहले खुमान रासो, फिर बिसल देव रासो, फिर परमाल रासो और उसके बाद हम्मीर रासो। लेकिन हजारी प्रसाद जो है, हजारी प्रसाद के रेफरेंस से पूछ रहा है तो फिर हम जो है सबसे पहले किसको लगा देंगे, बिसल देव रासो को, फिर परमाल रासो को और फिर हम्मीर रासो को, और खुमान रासो को अंत में रखेंगे। 13वीं सदी समय हो गया और इसके कवि हो गए जगनिक। जो चार्ल्स इलियट हुए हैं, अंग्रेज अधिकारी थे चार्ल्स इलियट। अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स इलियट हैं, वो 1865 ईस्वी में, अंग्रेज अधिकारी जो चार्ल्स इलियट है वो 1865 ईस्वी के अंदर जो है इसको अस्तित्व में लेकर के आते हैं। किसको, परमाल रासो को। ये जो है अंग्रेज अधिकारी जब जो है घूमने फिरने जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि ये जो यहाँ के जो निवासी हैं इस इलाके के आसपास के, ये कुछ ना कुछ जो गाते रहते हैं, है ना। तो इसने जो है उस जो भी जो वो गाते थे उनको अच्छा लगा और उसका जो है संग्रह करवाया। इस प्रकार से जो चार्ल्स इलियट है, इन्होंने 1865 ईस्वी में जो है परमाल रासो का जो है, परमाल रासो जो कंठ में जो है, लोगों के कंठ में जो बसा हुआ था, है ना, उसी की जो है संग्रह करवाया। किसके माध्यम से, अपने जो निम्न अधिकारी थे, और इसी में से जो एक नाम आता है वो है वाटरफील्ड। एक अंग्रेज अधिकारी है जिसका नाम है वाटरफील्ड। ये वाटरफील्ड से कहते हैं कौन, चार्ल्स इलियट। ये भी एक अंग्रेज अधिकारी था। इससे कहता है कि जो है तुम इसका अंग्रेजी अनुवाद करो, किसका, इस जो है परमाल रासो का, ग्रंथ का। तो ये वाटरफील्ड कहता है कि ये जो रचना है, यानी कि ये जो परमाल रासो जो रचना है, ये पृथ्वीराज रासो की, ये कहता है कि आप कहोगे तो मैं कर दूंगा, लेकिन ये जो परमाल रासो जो रचना है, ये जो यहाँ के जो लोग जो इसे गाते रहते हैं, ये पृथ्वीराज रासो के 69वें जो समय है, महोबा युद्ध समयऊ, इसी का जो है ये अंश है, किसका, पृथ्वीराज रासो का। ये कहता है वाटरफील्ड, अगर दी आप कहते हो, है ना, तो मैं जो है इसको जो है इसका संग्रह या इसका जो है अंग्रेजी अनुवाद कर दूंगा। लेकिन ये जो परमाल रासो जो रचना है, ये पृथ्वीराज रासो के 69वें जो समय है, 69वां जो समय है, यानी कि अंतिम जो समय है पृथ्वीराज रासो का, महोबा युद्ध समूह, इसी ये इसी का गीत है या इसी का अंश है, ये अलग से कोई रचना नहीं है। फिर इनके कहने पर जो है वाटरफील्ड ने इसका अंग्रेजी अनुवाद कर दिया, और जो है इसका संपादन जो है ग्रियर्सन ने कर दिया, और ये जो है 1875 ईस्वी में कलकत्ता रिव्यू, कलकत्ता रिव्यू पत्रिका में प्रकाशित हुआ। कलकत्ता रिव्यू पत्रिका में प्रकाशित हुआ। किस नाम से, द 9 लाख चैन, द 9 लाख चैन और द मेरो फ्यूट, द मेरो फ्यूट, इस जो नाम से ये जो है प्रकाशित होता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, द 9 लाख चैन। ये जो है, ये जो रचना है परमाल रासो, मूलतः मौखिक मौखिक परंपरा पर आधारित है।
वही ये जो परमाल रासो जो रचना है ये मूलतः मौखिक परंपरा का मतलब है। हमने देखा कि ये जो है लोगों के कंठ से, यानी कई वर्षों से, कई जो है कई सौ सालों से जो है यहाँ के जो लोग हैं इसको जो है जबानों के माध्यम से गाते आ रहे थे। इस वजह से इसका जो मूल अंश है वो भी जो है कहीं ना कहीं नहीं मिलता, यानी कि जो है धीरे धीरे जब लोग गा रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत परिवर्तन भी आ जा रहा है। तो ये जो है मौखिक परंपरा में मिलता है, यानी कि जो भी इसके पद वगैरह जो छंद वगैरह है जो है लोगों को याद थे उस समय, जो है लोगों के द्वारा जो गाए जा रहे थे, वही जो चार्ल्स इलियट है उसके द्वारा संग्रह किया जाता है। तो इसी को कह सकते हैं कि है विकसनशील, यानी कि समय के साथ विकसित हुआ है, विकसनशील लोक गाथा काव्य है ये। विकसनशील लोक गाथा काव्य है। कौन सा ग्रंथ? परमाल रासो। क्यों? समय के साथ जो है विकसित हो रहा है, बदलाव हो रहा है, मौखिक परंपरा का हमने देखा। परमाल रासो के अंदर जो है परमर्दी देव जो शासक हुए हैं, परमर्दी देव शासक के दो सेनापति थे, आल्हा और उदल। आल्हा और उदल। आल्हा और जो उदल हैं दो बहादुर जो है सेना नायक थे। इन दोनों पर आधारित है ये रचना। कौन सी? परमाल रासो। इसको जो अलग से जो आलय खंड के नाम से सबसे पहले जो है संपादित करवाया था किसने? चार्ल्स इलियट ने। ठीक है। फिर परमाल रासो के नाम से किसने करवाया? श्याम सुंदर दास ने। तो जो आला और जो उदल है ये दो सेनापति थे, ठीक है, और प्रमुख सेना नायक थे किसके? परमर्दी देव के। इन्हीं पर आधारित ये रचना है। ये जो बनाफर वंश से संबंधित थे। बनाफर वंश से संबंधित एक जो है ये जो आला नाम से 31 मात्राओं का एक छंद भी मिलता है, जैसे 29 मात्राओं का रासो छंद मिलता है, 31 मात्राओं 31 मात्राओं का जो आला छंद भी मिलता है। तो हम कह सकते हैं सबसे पहले जो आल्हा खंड के नाम से किसने? चार्ल्स इलियट ने। 1865 ईस्वी में। और परमाल रासो के नाम से श्याम सुंदर दास ने इसका संपादन करवाया 1919 ईस्वी में। ये वीर रस की उत्कृष्ट रचना है। आदि काल के अंदर वीर रस की उत्कृष्ट रचना कौन सी है? परमाल रासो। लेकिन हम ये कहेंगे जब वीर और श्रृंगार रस की, साथ में श्रृंगार भी आ जाएगा, वीर एवं श्रृंगार रस की उत्कृष्ट रचना की बात करेंगे तब नाम किसका आएगा? पृथ्वीराज रासो। और आदिकाल का सर्वश्रेष्ठ ललित मुक्तक काव्य कौन सा है? तो होगा बीसलदेव रासो। तो हमने देख लिया कि जो परमाल रासो हैं उसके रचयिता जगनीक हैं। आलाखंड नाम से जो 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने जो है इसका संपादन करवाया। फिर जो है परमाल रासो के नाम से श्याम सुंदर दास ने 1919 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा से इसका प्रकाशन करवाया। इस रचना में जो है ये जो रचना है मुख्य रूप से जो है मौखिक रूप में मिलती है,
और कई सौ वर्षों से जो है मौखिक परंपरा में, वंश परंपरा में, यानी कि जो भी जो है वहां के राजा वगैरह हुए या वहां के जो लोग हुए, उनकी वंश परंपरा में कंटिन्यू जो है ये पद जो गाए जाते थे और ये इसी प्रकार से चले आ रहे थे, जिनको सुनकर के चार्ल्स इलियट ने जो है इसका संपादन करवाया। इसकी जो है प्रमुख पंक्ति मिलती है वो और देख लेते हैं कि 12 बरस लो कुकर जिए, 12 बरस लो कुकर जिए, ओ 13 लो जिए सियार, ओ 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार, आगे जीवन को धिक्कार। तो यहां पर बताया गया है कि 12 बरस तक जो है कुकर यानी कि कुत्ता जीता है और 13 वर्ष तक सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीता है और उसके आगे जीवन को धिक्कार है। अब आदिकाल में जो और जो दो रचनाएं हैं जिनके नाम मिलते हैं वो है जयचंद्र प्रकाश और जयमयंक जसचंद्रिका। जयचंद्र प्रकाश और जयमयंक जसचंद्रिका। जो जयचंद्र प्रकाश है इसके जो रचयिता हैं वो हैं भट्ट केदार, और जयमयंक जसचंद्रिका के जो रचयिता हैं वो मधुकर कवि। एक रचना है राठौड़ारी ख्यात, रचना है राठौड़ारी ख्यात, दयालदास विरचित है ये, या दयालदास द्वारा जो है रचित है ये रचना राठौड़ारी ख्यात। इसमें जो है इन दोनों रचनाओं का जो है नाम मात्र मिलता है, केवल ये रचनाएं नहीं मिलती है, केवल ये रचनाएं मिलती है। और बताया गया है कि ये जो जयचंद जो राजा हुए हैं उसके दरबार में ये दो कवि हुए हैं, भट्ट केदार और मधुकर कवि, जिन्होंने भट्ट केदार ने जो है जयचंद्र प्रकाश की और मधुकर कवि ने जयमयंक जसचंद्रिका की जो है रचना की है। तो इसको जो है थोड़ा सा जोड़ के याद रख लेंगे। जयचंद्र, चंद्र जो है यहाँ भट्ट के साथ जोड़ सकते हैं, और जस यानी कि कहीं ना कहीं रस की बात की गई है, मधु यानी कि जो है शहद वगैरह का जो रस होता है उससे जोड़ के याद कर लेंगे इसको, ठीक है। जयमयंक जस यानी कि मधु से जो है जस या रस जोड़ करके। एक जो रचना है आदिकाल के अंदर, बस केवल इनके नाम मात्र ही मिलते हैं, ठीक है, इसीलिए इनके बारे में जो है ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, तो हमें भी जो है ज्यादा अध्ययन नहीं करना पड़ता। एक जो रचना है वो है विजयपाल रासो, और इसको सभी को पता है, ये रचना जो है नल्ल सिंह की है। विजयपाल रासो की जो रचयिता है वो है नल्ल सिंह, और ये जो रचना है ये है 16वीं सदी की। तो इसके बारे में भी हमें जो है ज्यादा अध्ययन नहीं करना है। विजयपाल रासो की जो रचयिता है वो नल्ल सिंह है, और इसका जो समय है वो 16वीं सदी। धन्यवाद साथियों। अगर यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।